राज्यकल में शिवराज मंत्रिमंडल का हो सकता है गठन। सूत्रों के हवाले से मिली खबर, 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। कोरोना संकट के बीच होगी मिनी कैबिनेट। शिवराज मंत्रिमंडल में बीजेपी के सीनियर लीडर नरोत्तम मिश्र, भूपेंद्र सिंह को मिल सकती है जगह। गोपाल भार्गव, रामपाल सिंह का नाम भी तय। कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए बिसाहू लाल को मिल सकता है मंत्री पद का तोहफा। सिंधिया गुट के तुलसी सिलावट भी ले सकते हैं शपथ। देश भर में 13,000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या। अब तक 430 से ज्यादा की मौत। ठीक होकर घर लौटे 1700 से ज्यादा लोग। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1100 के पार। अब तक 55 से ज्यादा की मौत, 60 से ज्यादा की हालत में हुआ सुधार। इंदौर में एक लहर बनता जा रहा कोरोना पीड़ितों की संख्या हुई 700 के पार। अब तक 39 की हो चुकी मौत। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। आखिरकार लंबे वक्त से आज या कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। स्वराज एक्सप्रेस को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक आज या कल शाम 5 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। कल तक आपको बता दें, वहीं माना तो यह भी जा रहा है कि शिवराज मंत्रिमंडल में फिलहाल 6 सदस्यों को रखा जाएगा। इसमें से बीजेपी के भूपेंद्र सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, रामपाल सिंह शामिल हैं। साथ ही सिंधिया गुट के तुलसी सिलावट को भी जगह मिल सकती है। इसके साथ ही आदिवासी कोटे से बिसाहू लाल के मंत्रिमंडल में शामिल उनको किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि कल शिवराज मंत्रिमंडल का ऐलान हो सकता है। कल शपथ होगी, क्योंकि लंबे वक्त से ये कवायद चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल अपने मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। स्वराज एक्सप्रेस को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक कल शाम 5 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। माना तो ये भी जा रहा है कि शिवराज मंत्रिमंडल में फिलहाल 6 सदस्यों को रखा जाएगा। इनमें जो नाम शामिल हैं, भूपेंद्र सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, रामपाल सिंह के नाम शामिल हैं। साथ ही सिंधिया गुट की अगर बात की जाए तो तुलसी सिलावट को भी जगह मिल सकती है। इसके साथ ही आदिवासी कोटे से बिसाहू लाल के मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। तो ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिन पे लगभग मोहर लग चुकी है। और कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल जब शपथ ली जाएगी मंत्रिमंडल की, तो ये 6 मंत्री, ये वो 6 नाम हैं जो बतौर मंत्री शपथ लेंगे। नरोत्तम मिश्रा वर्तमान में दतिया से विधायक हैं। नरोत्तम मिश्रा ने उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कॉलेज वक्त से ही उन्होंने कर दी थी। साल 1977 और 78 में उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में दिलचस्पी दिखाना शुरू की और जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के वो सचिव बने। छात्र संघ के सचिव बनने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1978 और 80 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य वो रहे और इसके बाद वो 1985 से 87 में मध्य प्रदेश भाजपा की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। इसके बाद साल 1990 में विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। 1998 में दूसरी बार, साल 2003 में तीसरी बार और साल 2008 में चौथी मर्तबा और 2013 में 5वीं मर्तबा मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया और इसके बाद 4 दिसंबर 2005 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा जताते हुए मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नरोत्तम मिश्रा को शामिल किया। मिश्रा को 28 अक्टूबर 2009 को पुनः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई।
नरोत्तम मिश्रा भी बतौर मंत्री शपथ लेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको नरोत्तम मिश्रा के जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। तो छात्र राजनीति से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। जिवाजी विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे और तब से ही उन्होंने, आपको बता दें कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। नरोत्तम मिश्रा वर्तमान में दतिया से विधायक है। नरोत्तम मिश्रा ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कॉलेज समय से ही कर दी थी। साल 1977-78 में उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के सचिव बने और छात्र संघ के सचिव बनने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1978-80 में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी के वो सदस्य रहे और उसके बाद वो 1985-87 में मध्य प्रदेश भाजपा की प्रांतीय कार्यकारिणी के भी सदस्य बने। वो साल 1990 में सबसे पहले विधायक के तौर पर चुने गए और विधानसभा पहुंचे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है, मिनी कैबिनेट इसको कहा जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से बस ये मिनी कैबिनेट चूंकि कोरोना का मामला है और लगातार विपक्ष उठा रहा है कि वन मैन आर्मी चल रही है शिवराज जी पे, लगातार कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगा रहा है कि येदियुरप्पा 24 दिन तक अकेले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी इन्होंने येदियुरप्पा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन सब के बीच में जहां एक तरफ लगातार कोरोना के पीड़ित बढ़ते जा रहे हैं, भोपाल, इंदौर आज इस समय 10 हार्ट सिटी हो गई हैं। ऐसी स्थिति के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार करना एक चुनौती वाला कार्य है। लेकिन अभी जो कह सकते हैं कि 6 से 7 मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें जैसा कि आपने पहले भी बताया कि नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव इनका नाम आए हैं। भूपेंद्र सिंह जी को भी जो हमारे अपने सूत्र है उसके अनुसार बता दो कि कल उनको मैसेज मिला है और वो भोपाल के लिए रवाना हो गए, भोपाल पहुंच गए हैं। तो भूपेंद्र सिंह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। रामपाल सिंह जी भी यहाँ पहुंच गए हैं और कुछ हद तक कहा जा सकता है कि विजय शाह, चूंकि आदिवासी नेता है, विजय शाह हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी कांग्रेस के विधायक थे, सबसे वरिष्ठ बिसाहूलाल सिंह जो 93 से 98 के बीच में द्वितीय मंत्रिमंडल में भी शरीक रहे हैं, आदिवासी कोटे से आते हैं बिसाहूलाल सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो 22 बाकी इनके इस्तीफा दिए थे कांग्रेस से, उनमें बिसाहूलाल जी को अगर शरीक किया जाता है तो विजय शाह उस शायद संभव ना हो। लेकिन एक बड़ी बात यह है रस्त कि यहाँ पे जो सिंधिया कोटे से जैसे कि माना जा रहा था कि 9 लोग, 6 उनके जो पहले मंत्री थे वो और 3 अलग, जिसमें हरदीप सिंह गंग, बिसाहूलाल सिंह, येदर सिंह कंसाना, ये शरीक किए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ तुलसी सिलावट जी का नाम आ रहा है। तुलसी सिलावट चूंकि हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो हो सकता है चूंकि उनका हेल्थ में इन 15 महीने में जो विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे उनकी पैठ हो, इस स्थिति को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए तुलसी सिलावट को जगह दे सकते हैं। जी रस बिल्कुल, वाकई में क्योंकि त्रिपाठी जी ये वो नाम है जिसपे स्वराज एक्सप्रेस भी और जो सूत्रों के हवाले से जो हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि ये वो नाम है जो कल जिस तरह से जो शपथ ली जाएगी, मिनी कैबिनेट का गठन होगा, उसमें ये मंत्री हमें देखने को मिलेंगे। मौजूदा स्थिति में बात करें अगर त्रिपाठी जी, तो इसके क्या इम्पैक्ट हम देखते हैं? इम्पैक्ट ये कि जो लगातार बाकी तो और विपक्ष के पास कुछ है नहीं, जो महामारी फैली है इसके बीच में और जो आरोप कुछ नहीं लगा सकते थे। एक ही आरोप जो लगातार बढ़ा जा रहा था शिवराज सरकार पे, शिवराज जी पे, कि वो अकेले वन मैन आर्मी बने हुए हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते। कैबिनेट तब मानी जाती है जब 2 या 3 सदस्य कम से कम हो, अकेले मुख्यमंत्री कैबिनेट नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं, कम से कम उसमें 2 या 3 सदस्य हो। तो मंत्रिमंडल का अगर विस्तार हो जाता है तो 6-7 लोगों की कैबिनेट हो जाएगी, तो जो नीतिगत निर्णय है उसमें भी मोहर लग सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ रस्त ये है कि
सिंधिया खेमे में जिस तरह से अगर सिंधिया जी कल अमित शाह से भी मुलाकात की है, उन्होंने उनकी देर तक गुफ्तगू हुई है, वो ये चाह रहे हैं कि उनके जो 6 मंत्री पहले थे, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, और इनको एक साथ सबको मंत्रिमंडल में शरीक किया जाए। अन्यथा ये बात हो जाएगी कि देखिए मैं तो मंत्री था ही, अगर मैं कमलनाथ का साथ देता तो मंत्री बना रहता, आज की स्थिति में मैं तो विधायक पद से भी इस्तीफा सौंप दिया और मंत्री भी नहीं बना। तो ये तर्क ये दिया जा रहा है, सिंधिया जी ने शायद संभवतः ये तर्क दिया होगा कि देखिए अगर इनको मंत्री बनाते हैं तो ये अपने क्षेत्र में मंत्री रहेंगे, तो मंत्री रहते हुए अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो इनको जनता के बीच में ज्यादा अच्छा कन्वर्सिंग करने का मौका मिलेगा और ये चुनाव जीतेंगे 100%। अगर बिना मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ते हैं तो उसमें किंतु और परंतु की भी संभावनाएं बन जाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। सब निश्चित तौर पर इनकी बैठ के बात होगी कि कोरोना से निपट लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोरोना से इतना जल्दी कम से कम। त्रिपाठी जी, रोकना चाहूंगी आपको मैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए। वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। वाजपेयी जी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल मिनी कैबिनेट का गठन हो सकता है। जी जी, रिएक्शन चाहूंगी। तो कैबिनेट का गठन मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए। त्रिपाठी जी, आपका सवाल। हितेश जी, निश्चित तौर पे आप सारी जो बाल है वो हम लोगों के पाले में फेंक देते हैं, लेकिन स्वागत तो कर सकते हैं आप कि हाँ कैबिनेट का गठन हो। लगातार कमलनाथ जी या विपक्ष आरोप इस बात का लगा रहा है कि 1 मैन आर्मी ये कहे, बाकी उनके पास तो आरोप है नहीं, एक ही आरोप बचा है कि 1 मैन आर्मी। ऐसी स्थिति में उन्होंने आरोप भी लगाया है कि येदियुरप्पा 24 दिन तक अकेले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो शिवराज जी ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस कारण क्या ये जरूरी है कि मिनी कैबिनेट एक सामान्य समारोह में हो जाए? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो कमलनाथ जी के आरोपों का तो सवाल ही नहीं उठता। खुद वो आरोपी हैं मध्य प्रदेश की जनता के, जो जबरदस्ती सरकार चलाते रहे और कम से कम उन्होंने महीना भर खराब किया, 1.5 महीना करीब, आपको याद होगा। हम बार बार कहते थे अल्पमत की सरकार है, उन्हें विपक्ष में बैठना चाहिए और एक नियमित सरकार को अवसर देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया और रिसोर्ट पॉलिटिक्स और सब चलते रहा और मध्य प्रदेश आज देखिए कितना बड़ा खामियाजा उसका भुगत रहा है। लेकिन ये तो आरोप उल्टा वो लगा रहे हैं कि आप अपनी सरकार बनाने के लिए इतना देर कर दिए जिसके कारण इतने मरीज बढ़ गए। ये उल्टा आरोप वो लगा रहे हैं। वो लगाते रहे, लेकिन इस पर फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उन्होंने जो विश्वास था वो खो दिया था। राज्यपाल बार बार उनको कह रहे थे और उसके बाद अंत में साबित भी हुआ। तो इसीलिए अब तो मुझे लगता है कोई दुविधा अपने मन में नहीं होना चाहिए कि परिस्थितियां क्या थी, और चूंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी साबित हो गया, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि वे गलत थे और उन्हें हट जाना चाहिए था। लेकिन सत्ता का मोह उनको जनता को कोरोना के कहर में उन्होंने डाल दिया, ये कहा जा सकता है। दूसरी बात हो सकता है कि आप भी थोड़ा 1-8 महीने इंतजार कर लेते, सत्ता के इससे कोरोना के से वो लड़ते रहते, आपका तो सरकार बननी ही थी। देखिए मुझे लगता है ये कोई पहले आप वाली स्थिति नहीं होती है। देश संविधान से चलता है और कमलनाथ जी अवैध रूप से, अलोकतांत्रिक रूप से, असंवैधानिक रूप से सरकार को चला रहे थे। इस बात को हमने बार बार रखा और मुझे लगता है इस काम को रोका जाना बहुत जरूरी था। और रहा सवाल कोरोना का, तो कोरोना को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपने देखा ही था 6 बार विधायक दल की बैठक दिन में वो घर में अपने करते थे और काय के लिए करते थे, सरकार बचाने के लिए करते थे। वो बहुत सारी चीजें हैं, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन कुल मिला के चूंकि उनका स्टैंड ही अनैतिक था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उनके पक्ष में अब कुछ कहा जा सकता है। तो इसीलिए उनके सभी आरोप जनता ने और अदालत ने खारिज कर दिए हैं। तो उनकी कोई इस मुद्दे पे न जाए, हम तो ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का मिनी मंत्रिमंडल भले छोटा मंत्रिमंडल बनाए, कैबिनेट कम से कम 2 या 3 लोगों की होती है, अकेले सीएम कैबिनेट नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर गठन होता है तो इसका आप स्वागत करते हैं? देखिए, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं और सबकी अपनी प्रक्रिया होती है। संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और वाकई में उसके बाद कैबिनेट की गठन होता है।
इसमें कोई दो मत नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लेकिन विशेष परिस्थितियां ऐसी देश में निर्मित हुई कि सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां बैकसीट पर गई और कोरोना से लड़ाई प्राथमिक हो गई। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि सरकार के चाहे आर्थिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, आप सोचिए लोग घरों में बैठे हुए हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं केवल इसलिए कि कोरोना से लड़ना है। तो इसी प्रकार से कैबिनेट गठन जो पोस्टपोन हुआ है, नहीं तो अभी तक हो ही गया होता। आप भी जानते हैं इस बात को, यदि कोरोना नहीं होता तो क्या कैबिनेट का गठन नहीं होता? तो जरूर होता। यही तो विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष के लिए तो मैंने उसको पहले ही खारिज कर दिया। वो तो सत्ता के आसपास घूम रहे थे। उन 2 महीने यदि वो पहले सरकार छोड़ दिए होते तो सब कुछ हो गया होता। कोरोना से लड़ाई ठीक चल रही 2 महीने पहले कैसे सरकार छोड़ दी? वो ये कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस के विधायक लाई। खैर वो अलग मुद्दा है, उस पर जाएंगे तो कोरोना और मंत्रिमंडल पीछे रह जाएगा। हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि विपक्ष ये जो आरोप लगा रहा बार बार, वो आरोप अपने आप शून्य हो जाएगा अगर आपका मंत्रिमंडल का 6 सदस्यीय 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल। विपक्ष खुद शून्य हो चुका है, विपक्ष खुद नकारात्मक है। इसलिए बार बार विपक्ष का कंधा मत लाइए, आपके कंधे ज्यादा मजबूत है। अभी भी 92 विधायक है हितेश जी, इससे विपक्ष को शून्य आप नहीं कह सकते। नहीं, उसकी कोई वैधानिक स्थिति नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बार बार हमने इस बात को आपके चैनल पे भी कहा था, आप याद करेंगे शायद निकाल कर, कि ये सरकार जो चल रही है कमलनाथ की, ये असंवैधानिक सरकार है। आप याद करिए इस बात को, हमेशा कहा है। असंवैधानिक कैसे कह सकते थे आप? भाई, जब वो अपना समर्थन ही खो चुकी है अपने विधायकों का, और संख्या बल के हिसाब से उसने बनाई थी, वो जनता के मैंडेट के हिसाब से तो बहुमत नहीं मिला था उनको। तो जब संख्या बल पर बनाई और वो संख्या बल ही उनके साथ से चला गया और लिख कर दे रहा था, तो उन्हें हट जाना चाहिए था। और बेहतर ये है कि और शिवराज जी यदि सोचिए उस समय शपथ ले लिए होते तो आज कैबिनेट भी होती और कोरोना से लड़ाई हमारी बेहतर होती। हितेश जी, ये कहना आप जैसे वरिष्ठ आदमी को अच्छा नहीं लगता कि मैंडेट तो आपको भी नहीं दिया था और मैंडेट अभी भी नहीं है। मैंडेट आपने उनके 22 विधायक तोड़ दिए हैं, इस कारण वो अल्पसंख्यक में गई है। मैंने बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार किया, अच्छा लगने वाली बात नहीं है। मैंडेट जब नहीं होता है तो संख्या बल तो साबित की जाती है ना साहब, तो वो भी नहीं किया इन्होंने। सत्र को भी आपने देखा 2 बार आगे पीछे करते रहे। राज्यपाल ने, आप शायद भूल गए होंगे, मैं याद दिलाता हूँ, राज्यपाल ने चिट्ठियां लिखी कि आप साबित करिए संख्या बल अपना, वो भी नहीं करा। राज्यपाल के समझ कर सकते थे, वो भी नहीं किया क्योंकि था ही नहीं उनके पास। 60-70 विधायक लेके आप क्यों अपहरण लोकतंत्र का करना चाहते थे? मध्य प्रदेश का नुकसान किया आपने। उस मुद्दे पे मत जाए हितेश जी, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में संख्या बल साबित किया है। बिल्कुल नहीं, वो चुनाव जो होते हैं, देखिए विधानसभा अध्यक्ष आमतौर पर सदन की सहमति से चुने जाते हैं, आप भी जानते हैं, और वो संख्या बल का चुनाव नहीं होता है। संख्या बल का चुनाव फाइनेंस बिल हुआ करते हैं। संख्या बल का चुनाव जो होता है वो फ्लोर टेस्ट के ऊपर जब अविश्वास या विश्वास मत आता है उसको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि जब ये कहा गया कि आप अल्पमत में हैं जिस दिन किसी भी विपक्ष के द्वारा या राज्यपाल महोदय के द्वारा, तब विषय आता है निकलकर कि आप अल्पमत में आ गए, आपको संख्या बल बताना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आप किसी भी वित्तीय विधेयक पे, वित्तीय चर्चा पे आप निश्चित डिवीजन मांग करके संख्या बल साबित है कि नहीं है ये भी कर सकते थे। इसके पहले भी बजट हुआ है, मेन बजट पास हुआ है, पूरक बजट पास हुआ है, उस दौरान आपको डिवीजन मांगना था। विश्वास मत लाया गया क्या? विश्वास मत देने नहीं होता है हितेश जी, वित्त से संबंधित कोई भी मामले में मेरी बात डिवीजन मांग, मैं आपकी बात समझ गया, आप उन गलियों में मत जाइए। मेरे सवाल का सीधा, क्योंकि अविश्वास मत और विश्वास मत ये 2 पहले अधिकार होते हैं फ्लोर पे। तो यदि विपक्ष को जब भी लगता है कि संख्या बल कम हो गया है सरकार का, तब वो अविश्वास मत की मांग करता है। तो हमने कभी विश्वास मत की मांग क्यों नहीं किए? 6 महीने बाद आप विश्वास मांग कर सकते थे, आपने क्यों 14 महीना इंतजार किया? बहुत अच्छी बात कही आपने। जब तक सरकार के पास बहुमत था हमने बिल्कुल ये काम नहीं किया। हम अनैतिक काम क्यों करें? लेकिन जब सरकार का बहुमत खत्म हो गया तो हमने मांग करी कि ये सरकार अपने बहुमत को साबित करे। ये तो हमारा अधिकार है ना साहब, हमने साबित करने को कहा था। हितेश जी,
एक मिनट, अभी आप कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में जीत जाना या बहुमत से वो नहीं होता है, उसमें होता है विश्वास प्रस्ताव पे। अभी आप बोल रहे हैं कि ये जब मैंने 13-14 महीने उनके पास अविश्वास बहुमत था पूरी तरह से, मानते हैं आप? त्रिपाठी जी, मैं बीच में आप दोनों को रोकना चाहूंगी। इस वक्त के मिश्रा जी भी कांग्रेस स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी डिबेट को ज्वाइन कर लिया है। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। मिश्रा जी, हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हितेश वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। चर्चा लगातार जारी है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल मिनी कैबिनेट का गठन हो सकता है। बतौर 6 मंत्री इसमें शपथ लेंगे, जिसमें से सिंधिया कोटे से तुलसीराम सिलावट और जो कांग्रेस से जो थे बिसाहू लाल भी रहेंगे। रिएक्शन चाहूंगी सर आपका। देखिएगा, कांग्रेस पार्टी तो बहुत मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रही थी। वे एक सिंगल मैन आर्मी के तहत इस विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। वो यदि अपने सहयोगियों के रूप में यदि कुछ मंत्रियों को शामिल करते हैं और उनका प्रिविलेज है, तो हमें तो फक्र होगा कि उन्हें काम की कठिनाइयों का जो सामना कर रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। आप तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वाजपेयी जी यहाँ तो कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करी अच्छी बात है भाई। हम तो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर जितना प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। हाँ तो करें ना, स्वागत तो करना ही चाहिए, क्योंकि भाई वो तो कुछ नहीं कर पाए, तो कम से कम जो काम कर रहा है उसका तो स्वागत करेंगे ही ना। अच्छी बात है लोकतंत्र में। मिश्रा जी, आप कुछ नहीं कर पाए, त्रिपाठी बोल रहा हूँ, हितेश जी बोल रहे हैं आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, क्या किया हमने या क्या नहीं किया, पर इतना हमने जरूर किया कि गद्दारों को पैसे से खरीद कर सरकार का निर्माण नहीं किया है। और आने वाले समय में वाजपेयी जी और उनकी पार्टी को इस बात का प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा कि विभीषणों की आड़ में राज्याभिषेक करना कितना उचित होता है और कितना अनुचित होता है। वाजपेयी जी क्या जवाब दीजिए मिश्रा जी की बात का? उनके भाषण का और उनके रोष का क्या जवाब दूं? वो उनको मुबारक, उसको पालिए आप। बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों पे कन्नी काट लेते हैं वाजपेयी जी, आजकल जवाब ही नहीं देते हैं। पता नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं काटा। मैंने कहा भाई उनका क्रोध रोष उनको मुबारक, जो रखता है वो सफर करता है, बाकी सत्य कुछ और है। वाजपेयी जी, ये सब जानते हैं कि विभीषण राम भक्त थे, लेकिन विभीषण कभी पूजे नहीं गए। देखिए, लेकिन रामायण का अहम हिस्सा है वो, और एक उदाहरण के स्वरूप में उनकी जिक्र हमेशा होता आया है। और इन कहानियों में हम कहें कथाओं में संदेश हुआ करते हैं। उन संदेशों के आधार पर लोग अपने जीवन के निर्णय लेते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। चलिए, तो मिश्रा जी की बात का तो जवाब दे दीजिए। नहीं, उनका क्या जवाब दे भाई? वो क्रोधित हैं, वो उनके हाथ से सत्ता चली गई, तो स्वाभाविक है कि वो जबरदस्ती बैठे रहना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है वो नाराज होंगे। और जब नाराज होंगे तो गाली तो देंगे, और क्या करेंगे भाई। मिश्रा जी इतने नाराज हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये कह रहे हैं वाजपेयी जी। देखिएगा, भाषाओं का मुझे बेहतर ज्ञान है और भाषाओं के लिए मुझे किसी से अब सीखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो अच्छा तब लगता जब पेशे से डॉक्टर किसी एक कोरोना के पेशेंट को देख लेते। दिन भर सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, तो मुझे तो इनकी डॉक्टर की डिग्री उस वक्त व्यापम था नहीं, मगर डॉक्टर साहब की डिग्री पर मुझे संदेह हो रहा है कि उन्होंने इस विषम दौर में मध्य प्रदेश की जनता को राजनीतिक बकवास करने की अपेक्षा अपने डिग्री की ओर से, अपने शैक्षणिक योग्यता के दम से उन्हें मदद करना क्यों नहीं उचित समझा। ये विषयांतर हो रहा मिश्रा जी। बात इस बात का है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बात की जा रही, विषयांतर हो रहा है, ये व्यक्तिगत जा रहा है मामला। नहीं, तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि कुल मिलाकर मेरी बातों का डॉक्टर साहब जवाब देना। जब राम के नाम पर वोट चाहिए तो रामायण की बात करते हैं, और जब विभीषण का आपने जिक्र किया तो कन्नी काट रहे हैं कि एक किस्से को जनता के बीच में लाना उचित नहीं है, उसका भी जवाब देना। राम भक्ति पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राम उनके लिए व्यापार का, प्रचार का और धन कमाने का माध्यम क्यों है इनकी विचारधारा के लिए। आपकी बात का तो जवाब दें डॉक्टर साहब का, आपकी बात का नहीं जवाब दे रहे, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो इस लाइन पर क्यों है? आपके लिए है विषय कि आपने लाइन पे क्यों लिया साहब हमको।
वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने हमको क्यों लाइन पे लिया है। नहीं, वो उनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी आप उनका मतलब समझा रही, मेरा नहीं समझा पा रही। कमाल करते हैं वाजपेयी जी, मतलब आपसे सवाल करो तो सीधे सवाल का जवाब देने से ज्यादा आपको मुनासिब लगता है कि एक और सवाल कर लिया जाए, एक और सवाल एंकर से ही दाग दिया जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जब चर्चा की जा रही है तो सवाल का जवाब तो दे ही देना चाहिए। ठीक है, अनमने मन से दीजिए, लेकिन जवाब तो दे दीजिए। हम तो अनमने मन से दें, भाई मन किसका खराब है वो तो आप देख ही रहे हैं। वो व्यक्तिगत रूप से मर्यादा हनन कर रहे हैं, वो संस्थागत रूप से कर रहे हैं, सरकार में रहे तो सरकार की करते रहे, तो भाई हम इसका क्या जवाब दें। तो इसमें भाई उनकी स्थिति खराब है, जनता उनको पहचान रही है, भाई उनके वाक्य विन्यास से शब्दों के जनता उनको जान रही है। हमारे बहुत अच्छे हितेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वर्षों पुराने। इनकी आदत मैं जानता हूँ, ये जो एंकर होता है उस पर ही पलटवार कर देते हैं, जिससे वो मामला सब दब जाए। मतलब जब हितेश जी विपक्ष में थे तब सवाल किया जाता था तो कहते थे हम विपक्ष में हैं, क्या जवाब दें। अब सत्ता पक्ष में हैं, अब सवाल किया जाए तो कहते हैं कि हम क्या जवाब दें, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। सभी प्रश्नों का जवाब हम दे रहे हैं, आप बिल्कुल आप करिए। हाँ, आपके मनोनुकूल नहीं हो सकता है जवाब, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन हितेश जी अनुकूल की बात नहीं है। हम पूछ रहे हैं होशंगाबाद का पता, आप बता रहे हैं सीहोर का पता, इसको कैसे मैं मान लूं? सर आप फिर से पुनः अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से पूछें, आप देखिए आपको जवाब अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा मेरिट में रहे हैं, चाहे जनता की अदालत हो, चाहे परीक्षाएं रही हो, चाहे व्यापम दिग्विजय सिंह लेते रहे हो, चाहे अभी होता हो, क्योंकि जो पढ़ने वाला आपको नहीं होता है। आपने जो जवाब दिया हम उसको देखने, हम फिर से उसको रिमाइंड करके देखने नहीं जाएंगे, इतना थोड़ा बहुत याद रहता है हमको भी। नहीं, मुझे ध्यान है सर, आपने तो पूरा जीवन देखा है सबका। जी, आप तो प्रश्न बिल्कुल सीधा पूछिए, आपको सीधा जवाब मिलेगा। चलिए रफ जी पूछ लीजिए कि स्वागत हो रहा, विस्तार हो रहा कि नहीं हो रहा, उससे बता दीजिए आप कितना भी पूछे। देखिए मैं इस पर बहुत स्पष्ट कह चुका हूँ, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेट हिम टेक द कॉल। और अभी वक्त कोरोना से लड़ाई का है, किसी विजय भाव का या स्वागत या उत्सव, मुझे लगता है कि शायद इन शब्दों से अभी बहुत प्रासंगिकता इन शब्दों की नहीं रही है। हम सबको इकट्ठे होकर अभी इस जो परिस्थिति है इससे निपटना बहुत जरूरी है। और मध्य प्रदेश में चूंकि कमलनाथ जी बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि उसकी भरपाई भी की जाना है, जिसको हम देख रहे हैं कि शहरों में क्या हाल है, तो स्वाभाविक है हमारी प्राथमिकता वो है। बिल्कुल, वाकई में क्योंकि समय बर्बाद करने का आरोप आपने कमलनाथ जी पे लगाया है और यही आरोप आप पे अब विपक्ष भी लगा रहा है। मिश्रा जी। जी देखिए, निश्चित तौर पर विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है मंत्रिमंडल के गठन का, और जैसा कि मेरे मित्र वाजपेयी जी ने कहा है, ये भी मध्य प्रदेश विषम दौर है, मौतों का तांडव है, कोरोना से मौतें हो रही हैं। वाजपेयी जी मुझे बता दीजिए कि जो लोग आज कोरोना की मौतों को लेकर मंत्रिमंडल के गठन के लिए स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं, वे लोग शासन में जो राखड़ के दौरान विस्फोट में मौतें हुई हैं, उन मौतों पर एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों वो 7.5 करोड़ जनता की मौतों का हिस्सा नहीं है क्या? तो जनता से मोहब्बत कैसी, जनता से क्यों प्यार कर रहे हैं? फिर वो जनता नहीं है क्या? वाजपेयी जी पता नहीं, 7.5 करोड़ की तो मौतें नहीं हुई हैं कहीं पर, मुझे नहीं लगता है कि आंकड़ा ठीक है। और बाकी भी 7.5 करोड़ जनता से मोहब्बत करने वालों का कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ज्यादा हिंदी के विद्वान मत बनिए आप, मैं भी मूर्ख नहीं हूँ। तो सर बड़े हैं आप, डांटिए आप, लेकिन प्रश्न नहीं बड़े नहीं, आप विषयांतर मत कीजिए। मुझे मालूम है बुद्धिमान है, मैं बुद्धि का अतिरेक मत करा, कम से कम मुझसे तो बुद्धि का अतिरेक मत करा करिए आप। अरे छोड़िए, मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। 7.5 करोड़ आपको शायद सुनाई भी कम देने लगा क्या उम्र की इस दहलीज पर? अब बताइए, 7.5 करोड़ जनता से मोहब्बत करने वाले लोग मौतों को क्यों नहीं मान रहे अपनी मौतों का हिस्सा? तो आप 7.5 करोड़ मौत बता रहे हैं। आपका मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं क्या कि आपको बुद्धि का अतिरेक है? त्रिपाठी जी,
देखिए ये अब ये मूर्ख बोल रहे हैं, बोले आपको नहीं, सुनाई नहीं तो आप देता समझ क्या रहे हैं? आप है, कह रहे हैं कि मैं 7.5 आपको करोड़ की मौत का कह रहा हूँ। आपको समझ नहीं है बोल रहे हैं, तो आप बताइए ना मैं क्या डॉक्टर आप जवाब कुछ भी दूं? समझिए, मुझसे तो ऐसी भाषा की अपेक्षा करेंगे, आप जवाब उल्टे सीधे देंगे तो आप अपने आप को ज्यादा देखिए विद्वान ना, मत समझिए आप। बताइए दूसरे लोगों को भी इनके बुद्धि है, मनोनुकूल बुद्धि जवाब नहीं दूसरों को होगा भी ईश्वर तो ने कोई दी है। अपशब्दों से नवाज देंगे, बताइए। इसीलिए तो नहीं, कांग्रेस को नहीं बुद्धि सुनते भगवान ने मुझे भी दी है, अकेला छेका फ्रेंचाइजी आपके पास नहीं है बुद्धि की। किस बेवकूफ ने कहा कि मैं 7.5 करोड़ लोगों की मौत गिना रहा हूँ आपको? देखिए कांग्रेस का जो नहीं, अहंकार किसने कहा आपसे कि है, 7.5 करोड़ मौतें गिना रहा हूँ आपको? आप इसका उत्तर दीजिए मेरे को। आप नहीं सुन रहे हैं आप। किस अक्लमंद ने कहा कि आपको 7.5 करोड़ लोगों की मौत? का आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं विज्ञापनों के कि मैं 7.5 करोड़ जनता से बड़ा प्यार करता हूँ। वो बात टालने के लिए आप क्यों ना अन्यथा चले जाते राह भटकते हुए? त्रिपाठी जी आप दोनों लोग प्रवक्ता हैं, आप दोनों लोग बात करिए, मुझको क्यों बीच में ला रहे हैं? मैं तो एक माध्यम हूँ, रस्क भी माध्यम बन के चुपचाप सुन रही हैं आप दोनों लोगों को। सर हम तो आप पर यकीन करते हैं, हमें अच्छा लगता है आपके साथ, क्योंकि हम बताइए ना, अब अपशब्दों को कितना झेले, हम कोरोना से लड़े या इनसे लड़े? तो कल राहुल गांधी ने भी समझाया इनको कि साहब मत लड़ो। अब देखो क्या कर रहे थे, कितने सारे उन्होंने अलंकार और सारे। आप राहुल गांधी से कहकर मुझे आपकी मित्रता हो तो राहुल गांधी से कहकर कांग्रेस से मुझे आप बाहर करवा दीजिए। आपकी तो दोनों पार्टी में चलती है ना। अरे मुझे क्या करना सर, आप वहीं बने रहिए, वहाँ के फूल हैं। तो फिर राहुल गांधी का नाम क्यों ले आया? राहुल गांधी के डॉक्टर साहब पूछ, त्रिपाठी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, मध्य प्रदेश के बड़े हस्ताक्षर हैं, आप उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही हैं। एंकर और राहुल गांधी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं 7.5 करोड़ जनता की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं मैंने उनकी मौत की बात की। तो आप समझ क्या रहे हैं? तीनों को कुछ नहीं समझ रहे हैं। सत्ता का अहंकार इतना अच्छा नहीं डॉक्टर, आपका छात्र थोड़ा ना हूँ डॉक्टर साहब। सत्ता का अहंकार इतना अच्छा नहीं है और बुद्धि का अतिरेक करना भी उचित नहीं होता है लोकतंत्र में। सुनिए तो साहब, सुन तो लीजिए अहंकारी सर। नहीं, आप सच बोले तो आपकी बात सुनो, झूठों के लिए आडंबर के लिए मेरे पास भी वक्त नहीं डॉक्टर साहब। तो छोड़ दीजिए फिर, आप कहाँ मैदान में डटे हुए हैं? हाँ, आपके वक्त नहीं तो मैदान में मैं झूठों का पर्दाफाश करने के लिए मैदान में डटा रहता हूँ। मुझे और कोई शौक नहीं। चीजें बोलते हैं आप, जो डबल स्टैंडर्ड लोग, ठीक है, अगर लोग जो समाज में राजनीति में उनको पर्दाफाश करने के लिए भगवान ने मेरा जन्म दिया। आपको शांति दे साहब, ईश्वर शांति दे आपको इस उम्र में, यही कामना करता हूँ मैं। ब्लड प्रेशर कम रहे आपका। मतलब मैं बहुत स्वस्थ हूँ डॉक्टर साहब, बिना आपसे कोई टेबलेट लिखा है। बहुत लगता नहीं है साहब। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं। मुझे मालूम ना आपकी डिग्री क्या वाजपेयी जी आप भी स्लो डोज देते हुए मिश्रा जी का बीपी बढ़ा रहे हैं? भाई सवाल का जवाब सीधे सीधे दे दीजिए ना। आप भी तो जवाब नहीं देते हैं, आप भी धीरे धीरे चुटकी ले लेते हैं। अरे भाई मुझे सवाल सीधा कर लो, मैं तो कह रहा हूँ भाई वो ये पूछ लेता हूँ। मिश्रा जी सीधे ही छोटा सा एक प्रश्न पूछ लीजिए, आपके सवालों का भी वो जवाब दे देंगे। वो उन्होंने ये समझ लिया है कि भाई आप तो 7.5 करोड़ जनता की मौत की बात कर रहे हैं, बस उन्होंने ये लाइन पकड़ ली। एक लाइन पकड़ लेना मुनासिब है। मौत सुन लिया डॉक्टर साहब आपने, वाजपेयी जी मोहब्बत को मौत सुन लिया बिल्कुल। इसलिए वो शायद कह रहे थे, इसलिए कह रहे थे वाजपेयी जी कि मतलब आपको सही सुनाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा मोहब्बत कहा नहीं तो लाइन में गड़बड़ हो, लेकिन उन्होंने मेरे कानों पर प्रश्न लगा दिया, मेरी डिग्रियों पर प्रश्न लगा दिया मेरे को। अब डिग्री और कान छोड़ दीजिए, जवाब दे दीजिए ना। डिग्री और कान छोड़ दीजिए, अब जवाब दे दीजिए। भाई 7.5 करोड़ की जो मध्य प्रदेश की जनता है उससे। हाँ रश्क जी, डिग्री और कान सच्चे हैं मेरे और ठीक हैं तो कैसे छोड़ दूंगा? आप भी बोल रहे हो तो छोड़ दो। अरे सर वाजपेयी जी, बस जो कंफर्टेबल जो सेंटेंस लगता है उसको पकड़ लेते हैं, बस यही होता है राजनीति में। क्या होता है उसको बस जो खुद को कंफर्टेबल लग रहा है, जो हमारा कंफर्ट जोन है, बस उसको पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज है, यही होना भी चाहिए। मान लिया आपकी मैं बात मान रही हूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सीएम लगातार कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो भाई वो प्यार और मोहब्बत दिखनी चाहिए। उनका सीधा सवाल ये था ना भाई, तो उनको थोड़ा ना दिखेगी, उसमें से कांग्रेस माइनस कर दो, क्योंकि कांग्रेस उनसे प्यार नहीं करती है, तो वो स्वाभाविक है, उनको थोड़ा ना दिखेगी। बाकी जनता बहुत अच्छे से समझती है कि एक और जहां कमलनाथ जी ने 12 फरवरी को राहुल गांधी ने बता दिया था तब से लेके 22 मार्च तक सत्ता का खेल खेला। अच्छा। वहीं दूसरी ओर 23 मार्च को शपथ लेकर पहला काम जो उनने किया था वही आखिरी काम है आज तक कर रहे शिवराज सिंह चौहान, वो कोरोना से लड़ाई है। तो दोनों का अंतर साफ है।
और ये बार बार हमारा कहना है कि हाँ। हम लगभग 1-1.5 महीने पहले से इस बात को कह रहे थे कि कमलनाथ जी संख्या बल में विधायकों का विश्वास खो चुके हैं। लेटर लिखे जा रहे हैं, उन विधायकों ने लिख के भेज दिया, सोचिए त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र स्वीकार हो गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, सब में यही साबित हो गया लाइन से। अब हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को पारती क्या। इसीलिए शिवराज जी का ये क्लेम कि भाई उस समय ये दे देते तो हमारी लड़ाई और मजबूत हो जाती और लोग हम बचा सकते थे, क्योंकि स्थिर सरकार एक चलती जो अब 5 साल चलेगी बचे हुए, अपने कार्यकाल को पूरा करेगी, तो स्वाभाविक है, इसमें क्या गलत है। ठीक है। और उसके बाद सरकार को ठीक से चलाना, कैबिनेट का गठन किस प्रकार और कब होगा ये उनका निर्णय है, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नाराज है, रहे, अब क्या करें। मैं तो राहुल गांधी जी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि कल उसने बड़ी अच्छी लाइन बोली। उन्होंने कहा कि जब हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने बोल दिया, मोदी जी पे एक पत्रकार महोदय ने सवाल किया, पत्रकार महोदय तो अपना काम करते ही हैं कि भाई मोदी जी से क्या कमी रहेगी, उन्होंने थोड़ा सा, तो उन्होंने खुद कन्नी काट ली, तो इनने उनको नहीं बोला कि तुमने कन्नी क्यों काट ली। उन्होंने बोला हाँ मेरी असहमति होती लेकिन ये वक्त नहीं है। और वहीं दूसरी ओर इनको देखिए, आप पानी पी के गाली दिए जा रहे शिवराज जी को और हमको कि तुम्हारी तो डिग्री। अब भाई अब आप संकट के समय में उनका, संकट के समय में वाजपेयी जी, हाँ वाजपेयी जी संकट के समय में जब उनके आप स्वास्थ्य मंत्री को लेके बेंगलुरु में बैठा देंगे और राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा तो नाराजगी तो होगी ही ना उनमें भी। और इसी वजह से तो शायद जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और कोरोना की वजह से उसको स्थगित भी कर दिया गया था कि भाई उसका स्थगन कर दिया जाता है कि भाई कोरोना का संकट है। सर मैं समझ गई। जब लिख चुके हैं कि ये सरकार अल्पमत में है, विश्वास मत हासिल करे, तो काय का मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री क्यों जबरदस्ती बने हो भाई? क्यों जनता के साथ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो? वाजपेयी जी कैबिनेट, आप अविश्वास प्रस्ताव के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो जाता, यानी उनका विश्वास मत गिर नहीं जाता, तब तक मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हैं संवैधानिक रूप से। आपने राज्यपाल के पत्र लिखते ही वो नहीं हट जाते हैं। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री की बात नहीं कही, मैंने सरकार की बात कही कि सरकार से क्यों चिपके रहे। मैं बहुत स्पष्ट हूँ कहने के लिए। सरकार जब तक आप शपथ नहीं लेंगे तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। आप शपथ लेंगे तब तक उनका सरकार रहेगी भाई। त्रिपाठी जी, सरकार थोड़ी चली जाएगी। त्रिपाठी जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई जब राज्यपाल महोदय ने लिख कर दे दिया कि विश्वास मत हासिल करिए, तो ये सरकार क्यों चलाते रहे? यही तो मेरा मतलब है कहने का। भाई 2 दिन मात्र चले हैं वाजपेयी साहब, फिर तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चली है उनके लिखने के बाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो उन्होंने कर दिया, तो 4 दिन का ठीकरा इतना थोड़ी कांग्रेस में छोड़ सकते हैं आप। देखिए, ये आपको बहुत स्पष्ट है कि पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, लेकिन उसकी वजह से मध्य प्रदेश का नुकसान हुआ है। ये लोग जबरदस्ती लगे रहे, रात को दरवाजे तोड़ते रहे, लोगों के घर में घुस के बाहुबली बन के मंत्री घूमते रहे। इनको कोरोना से लड़ना था, ये अपने विधायकों से लड़ते रहे। इनको जाकर उसको डिफीट करना था, तो ये बीजेपी को डिफीट करने में लगे गए। आज भी जब कोरोना से लड़ना है सबको मिलकर, तो ये बीजेपी से लड़ते हैं। आज भी इनको गाली कोरोना को देना चाहिए तो ये शिवराज सिंह चौहान को देते हैं। आज भी इनको, मतलब क्या करो इस बात का? ये जवाब बहुत देंगे हम, और आप बीच में तो माध्यम है जी, बिल्कुल जवाब देंगे। के जी जी भाई, आप देखिए पैनिक सिचुएशन में डाल दिया आपने मध्य प्रदेश को, ये कह रहे हैं हितेश जी। देखिए, तो कुछ तर्क हो तो उन बातों का जवाब दिया जाए, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं है। इतना शॉर्ट में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र में कोरोना के संक्रमण से ज्यादा मेरे मित्र वाजपेयी जी की विचारधारा संक्रमित है और उनसे ज्यादा इस देशवासियों को, प्रदेशवासियों को सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता। मतलब ये कौन सी रिपोर्ट में आया बताइए? ये डॉक्टर के मिश्रा की रिपोर्ट में है। आप माने ना, मैंने आपसे मैं सच थोड़ी ले रहा हूँ मेरी रिपोर्ट का। तो बस आप झोला उठाइए, आप इलाज करोगे तो हो गया कोरोना। आपकी रिपोर्ट का कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं जनता की अदालत की बात करता हूँ और यही अहंकार जो है आपका, इसी वजह से तो कोरोना आ गया घर में। आपके इस अहंकार की वजह से ही कोरोना आ गया मेरे भैया, यही मेरा कहना है। चलिए, कम से कम वाजपेयी जी आपने ये अच्छी बात कही कि इसी अहंकार की वजह से कोरोना आ गया, नहीं तो लोग तो खामखा जमात पे
सवाल उठा रहे थे कि जमातियों की वजह से कोरोना आ गया। भाई इतने अहंकार की वजह से केके जी क्यों कोरोना ले आए आप मध्य प्रदेश में? देखिए, क्या जिनका लोकतंत्र में आस्था नहीं है उस विचारधारा के लिए सच कहना और सच सुनना दोनों ही एक बीमारी और संक्रमित बीमारी मानी जाएगी। उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप कोरोना निपट जाने दीजिए, उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता क्या फैसला देगी उस पर निगाहें आप और हम कराएं तो बेहतर होगा। हमारी आंखों में तो नकाबी नहीं लगी हुई। हाँ मिश्रा जी, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है कि तुलसी सिलावट को इस मंत्रिमंडल में भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री जगह मिल सकती है, तो क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है? क्योंकि आने वाले वक्त में बाईपोल इलेक्शन भी है, तो इस वजह से क्या अगर तुलसी सिलावट पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे और अभी भी अगर स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं तो क्या उसका बेनिफिट उनको मिलेगा? देखिए, तुलसी सिलावट जी व्यक्तिगत तौर पर मेरे मित्र हैं। हम कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन साथ में जीते थे, वो अन्य कॉलेज में दूसरे कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी छात्र संघ में हम लोग साथ रहे हैं। मेरे पारिवारिक मित्र हैं। मगर जिन लोगों को शामिल करने की बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि अब तो हम लंका जीतेंगे क्योंकि विभीषण हमारे साथ है, सिंधिया जी हमारे साथ आ गए हैं, तो जो आत्मघाती दस्ते जो कांग्रेस के नहीं हुए वो इस सरकार में कब मानव बम बनकर विस्फोट कर देंगे, इसका मुझे अभी भी अंदेशा है। और मुख्यमंत्री जी जिसको शामिल करें क्योंकि जिन लोगों का विचारधारा से कोई वास्ता नहीं रहा, जो लोग सिर्फ व्यक्तिगत भक्ति में लगे रहते हैं और व्यक्तिगत भक्ति में भी वो आत्मघाती दस्तों के रूप में साबित हो चुके हैं इस देश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की में नहीं। तो वो लोग इस कैबिनेट में कब तक चलेंगे, वो मुख्यमंत्री जी का सौभाग्य होना चाहिए। कि हम तो चाहते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को भले अपने पास खरीदा है पर वो लंबे समय तक चले ताकि प्रदेश की जनता को मालूम पड़ जाए कि विचारों की अभिव्यक्ति, प्रदेश की प्रगति का विजन और प्रदेश को कौन आगे ले जाना चाहता था, कौन माफियाओं को मारना चाहता था और कौन शब्दों से माफियाओं को अपने करीब लाने की कोशिश करता, प्रदेश की जनता देखेगी। वाजपेयी जी सब देख रही प्रदेश की जनता, कह रहे हैं सीधे सीधे मिश्रा जी। नहीं, वो क्या कहे, वो देखो वो कहते तुलसी सिलावट जी मित्र हैं। अब तुलसी सिलावट जी को क्लिपिंग भेजिएगा, कैसे मित्र हैं भैया? अब उसी मित्र की ऐसी तैसी कर रहे हैं, उसको बोल रहे आत्मघाती है, गद्दार है, ये मानव बम है, ये तो वोट डालेंगे, इनके नहीं हुए तो उनके नहीं होंगे। और आप देखिए ना भाई, ऐसी मित्रता ही तो इनको मित्रता ही नहीं समझ में आई होती क्या है। यदि समझ में आती तो ये लोग जाते क्या बेचारे 22 लोग। यही स्थिति तो कांग्रेस में, कांग्रेस से भाग क्यों रहे? मित्र तो डॉक्टर आप भी हैं, मगर आप भी गड़बड़ व्यक्ति हैं। मित्र तो आप भी हैं, आप भी गड़बड़ हैं। इसीलिए तो आप अकेले पड़े हैं, आपको अपने अलावा कोई लगता ही नहीं ढंग का। मेरे को आत्म शांति मिलती है, आत्मबल मिलता है, क्योंकि चिंतन का वक्त रहता है। मैं चाटुकारों की खोज में शामिल नहीं रहता हूँ, तो अकेले रहने का बड़ा आनंद है। सुनने ही नहीं चाहते ना आप सर, क्या रावण से बड़ा सुन लीजिए मिश्रा जी, वो भी खत्म आप प्लीज सुन लीजिए मिश्रा जी, वाजपेयी जी कह रहे हैं, सुन लीजिए अब आप भी। हाँ बोलिए। देखिए क्या होता है, मैं ही मैं हूँ, मेरे पास ही बुद्धि है, मेरे पास ही सब कुछ है, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब मानव बने हुए गद्दार हैं, आत्मघाती हैं, चोर हैं। ये जो अहंकार कांग्रेस का रहा है, इस वजह से आज कांग्रेस की हालत देश में इतनी बुरी है। और देश में छोड़िए, कांग्रेस के ही लोग सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। अभी और आगे भी श्रृंखला है, आप मान के चलिए। अच्छा, तो मतलब आगे और छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आप, मतलब अभी से? त्रिपाठी जी के पास सारी सूचना, कहते नहीं है वो, लेकिन सबसे वरिष्ठतम संपादकों में से हैं वो। पर ठीक है, देखते जाइए। देखिए क्या है, कोई देन व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति कांग्रेस छोड़ में रहेगा। हितेश जी, तो फिर ऐसे में तो आपका जो सिद्धांत है, अनुशासनबद्ध कैडरबद्ध पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त पार्टी बना रही है। देखिए, हमारे सामने एक दिक्कत है, हम देश को साथ लेकर चलना हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए हमारे यहाँ पहले देश फिर दल फिर व्यक्ति है। तो स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस से इस प्रकार के लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं जो परेशान है कांग्रेस से और देश के लिए काम करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में अपना इसलिए विश्वास दिखा रहे हैं। भाई सिंधिया जी ने भी क्या कहा कि भाई मेरी स्थिति खराब कर दी इन लोगों ने, और ये बात सच है कि उनका सारा जीवन 18-19 साल उनके वहीं निकले भाई, कांग्रेस में ही निकले, इसमें कोई गलत बात थोड़ा ना है।
लेकिन आज की कांग्रेस, उनका कहना बहुत अलग हो गई। देखते रहो मिश्रा जी को, आप बताओ इनके बाजू में कौन बैठेगा? सिंधिया जी को तो आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि लक्ष्मीबाई क्या रहे हैं, गद्दार हैं। अब आप सिंधिया जी आपके नेता कैसे हो गए? अब सुन तो आपने कहा था, आपकी क्लिपिंग मेरे पास है, आपकी प्रेस रिलीज मेरे पास है, आपकी क्लिपिंग मेरे पास है। आपने कहा था आपके नेता कैसे हो गए, आप उनके सामने कैसे खड़े रहेंगे? वाजपेयी जी, क्योंकि यहाँ के मिश्रा जी प्रवक्ता के साथ एक नेता होने के साथ साथ वकील भी है, क्लिपिंग भी रखे हुए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई आपने कहा था कोई हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नेता नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था और आपने सोशल मीडिया पे भी डाली थी उन पोस्टों को, सिंधिया जी को गद्दार कहा। तो आप क्या करेंगे बताइए? नहीं तो अब आप उनको अपने कलेजे में कैसे बिठाएंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। आप क्या नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, यदि ऐसा है तो आप क्या करेंगे? मैं तो बता दूंगा मैं क्या करूंगा। नहीं, हमारी पार्टी की सब गंदगी गई, मैं कह रहा हूँ आपसे। आप बताइए, हमारी पार्टी गंदगी गई, अब आप कह रहे हैं दिल में कैसे बिठाएंगे, गले का ताबीज कैसे बनाएंगे आप? देखिए त्रिपाठी जी, रश्क जी, आपके सामने इन्होंने सिंधिया जी और उनके समर्थकों को, तुलसी जी को इन्होंने गंदगी कह दिया पार्टी की। अरे मैं तो कायम हूँ अपने शब्दों पर डॉक्टर साहब, मैं अभी भी आप कहेंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा। तुलसी सिलावट जी को आप भेज दीजिएगा, सोचिए ना, आप भेज देंगे, मुझे कोई भूख नहीं। आप बताइए मेरी बात को कि जिनको आपने गद्दार कहा उनको आप कहाँ गले की ताबीज बनाएंगे, आप ये बता दीजिए। और आपने कहा था और किसी ने नहीं कहा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑनलाइन है अभी। सुन तो लीजिए। नहीं सुनूं क्या, आप उसका जवाब दीजिए जो मैं कह रहा हूँ आपसे। अरे भाई, आप कैसे जा रहे हो? आप तुलसी सिलावट को गाली दिए जा रहे हो, एक के बाद एक सिंधिया जी को, उनके नेता गाली दिए जा रहे हो, और सुनिएगा, मैं जी गाली बकता हूँ तो आखिर कोर्ट में भी कहता हूँ, मैं पलटता नहीं। मेरा राजनीतिक चरित्र दोहरापन का नहीं है। सबने देखा है भाई, कोर्ट में माफी मांगते हो आप, उसके बाद जाके कोर्ट में इस बात का तो जवाब दे दीजिए ना वाजपेयी जी कि वो जब वो कह रहे हैं कि भाई आपने उनको गद्दार कहा, तमाम चीजें कही, तो जी त्रिपाठी जी ने बोला आप केवल माध्यम है, आप आराम करिए। तो मैं इसलिए तो सर आप भी सुन तो लीजिए सर, मैं तो वाकई में माध्यम हूँ। जो एक लाइन आप पकड़ लेते हैं वैसी एक लाइन मैंने भी पकड़ ली, वो एक लाइन पकड़ के मैं आपसे, हम आपका भी सामना कर लेंगे, हमको डरते हैं क्या? पूछिए, बताइए। सर सामना करने वाली बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि आपने पकड़ लिया बीच में उड़ती लकड़ी को, तो पकड़िए, बताइए, पूछिए आप सवाल। सर यहाँ पे के जी साफ कह रहे हैं कि पहले जो आपके मुंह से ही निकला था, आपके फेसबुक वॉल पे देखा, सोशल मीडिया पे सारी चीजें आपने मेरी सुन तो लीजिए सर प्लीज, कि भाई आपने उनको गद्दार कहा, सारी चीजें, तो अब आपके लिए वो शिरोधारी कैसे हो गए, स्वीकार कैसे हो गए? वो सीधा आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि अचानक आइडियोलॉजी कैसे बदल गई, तुरंत मतलब मानसिकता में परिवर्तन कैसे आ जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए ना सीधे सीधे। नहीं, उनका छोड़िए, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, आप डरती क्यों है? सामने आके सर मेरा सवाल है ये। सर मैं बिल्कुल नहीं डरती सर, डर के पत्रकारिता नहीं होती सर, डर के पत्रकारिता नहीं होती। उधर मत पूछिए, इसलिए मैं सीधे सवाल कर रही हूँ सर, मैं बिल्कुल डर के पत्रकारिता नहीं करती सर। जवाब तो देने दीजिए, देखिए मैंने दीजिए। तो आप बीच बीच में देखिए एकदम से इमोशनल हो जाती है। सर मैं क्यों इमोशनल होंगी? ना मेरा ताल्लुक बीजेपी से, ना मेरा ताल्लुक कांग्रेस से। नहीं सुनेंगे, प्रोफेशनल हो जाती है, बात कर रहे हैं ये। आप डॉक्टर साहब का जवाब ले लीजिए पहले। हितेश जी, वो इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल हो जाती है। हाँ, वो होना चाहिए, मैं तो सहमत हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ इस बात के लिए। चलिए अब सवाल का जवाब। नहीं, प्रोफेशनल है सर, सवाल का जवाब। अब मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, त्रिपाठी जी आप भी सुनिएगा, फिर से दोहरा देता हूँ। इस बात का जवाब सिंधिया जी स्वयं दे चुके हैं कि 18-19 साल उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से सेवा करी, कांग्रेस में विश्वास किया, वो एक कांग्रेस ही रहे। उसके बाद उनकी ऐसी तैसी कांग्रेस ने कर दी, और जब उनका सम्मान नहीं रहा तो वो उन्होंने तय किया कि अब मैं देश की सेवा कैसे करूं। तो उनको मोदी जी पर पूरा विश्वास है, उन्होंने उनकी तारीफ भी करी, उनकी नीतियों की तारीफ करी। और आपको ध्यान हो, सीएए का जब विषय आया था तो सिंधिया जी ने खुल के लिखा था। तो जैसे हम केके जी को अभी है ना, जैसे हम केके जी को अभी रास्ता दिखाते हैं कि सत्य का मार्ग क्या होता है, ऐसे सिंधिया जी ने राहुल जी को भी दिखाया, और कोई देखते ही नहीं था। अच्छा, जैसे केके जी बोलते हैं, राहुल जी बोलते हैं कि वो बताइए कि आपने सिंधिया जी को गद्दार कहा कि नहीं? केके जी पहले उनकी बात हो जाने दीजिए, केके जी बात हो जाने दीजिए। अच्छा, फिर सिंधिया जी के जवाब में आपको ध्यान हो त्रिपाठी जी, राहुल जी ने भी कहा, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा वो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ पड़े हुए हैं, उन्होंने कोई मना थोड़ा ना किया इस बात को, लेकिन बोले वो उनको वही जल्दी आगे बढ़ना है।
तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक और मित्र कहें और मित्र को संभाल भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए, और यदि वो थोड़ा सा असहमत हो जाए तो बोले कि साहब वो तो लोभी है, लालची है। तो ये राहुल जी ने कहा वो नहीं पूछ रही, आपने कहा, मैं उसका पूछ रहा हूँ कि आपने गद्दार कहा कि नहीं, लक्ष्मी बाई का हत्यारा कहा कि नहीं, वो बताइए आप राहुल जी और तो फिर मैं उसके हिसाब से जवाब दूँ। कि बीच बीच में प्रोफेसर साहब आ जाते हैं ना तो दिक्कत है। मैं क्या अपने प्रोफेसर के अलावा ट्रम्प को कहाँ लेके आ रहे हैं आप राहुल गांधी को कहाँ बीच में लेकर आए? आपने उनको गद्दार कहा कि नहीं, आपने लक्ष्मीबाई हत्यारा कहा कि नहीं, आप ये बताइए। वो पूछ रहे हैं, आप भाषण को दे रहे हैं आप। के जी बात कीजिए, सुन तो लीजिए, आप प्रोफेसर और मैं छात्र थोड़ा ना हुआ। वो दिन गए आपसे कोई कोचिंग की मांग कर रहा है, उसका हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, मेरी रैगिंग भी नहीं लेता। सुनू क्या मैं आपको बताऊं, मेरा इतना फालतू नहीं कि आपका प्रवचन सुनूं। अरे तो जाइए ना, आप नाश्ता करिए। किसने बोला भाई? हम और त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं। के जी यहाँ पे वाजपेयी जी कह रहे थे कि भाई वो तो रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, वो आपको भी रास्ता दिखा रहे हैं। मतलब वो सीधे सीधे आपको है ना ऑफर कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी छोड़िए और आप बीजेपी में आ जाइए। देखिए देखिए मेरी बात सुनिएगा, मैं अपने कान और नाक तीनों बहुत अच्छे खुले रखता हूँ मैं। और वाजपेयी जी ने ये नहीं कहा है जो मैंने कहा था कि 7.5 करोड़ जनता से मोहब्बत लोग करे तो 7.5 करोड़ मर गए। वाजपेयी जी ने ऐसा नहीं बोला है। पर मैं क्योंकि आप एक बहुत गहरे और एक प्रोफेशनल पत्रकार है, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। मैं अपनी जिंदगी की उस दहलीज पर हूँ कि मैं खुद आत्महत्या करना पसंद करूंगा बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। मैं जिन्हें में राजनीतिक कोरोना कह चुका हूँ, तो मैं क्या कोरोना के संक्रमित मरीज को जाऊंगा? मैं कोरोना के संक्रमित मरीज को छूने क्यों जाऊंगा अपनी जिंदगी में? डॉक्टर है, आप बचा लेंगे। कोरोना है क्या बताऊं, ये मनोरोगी है, आत्महत्या की बात कर रहे हैं। बताओ क्या आत्महत्या कौन करता है? अच्छा बताइए आप। हितेश जी वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, भले ही आत्महत्या कर लूं, लेकिन आपसे संजय पाठक जी का कि मेरे डीएनए में कांग्रेस लिखा है, बीजेपी में चले गए। वो मुद्दा अलग है। राजनीति, युद्ध और प्यार में आजकल सब कुछ जायज हो गया है। पंडित जी हालांकि वाजपेयी जी अगर ये जो बात अगर हम इस पे डिस्कशन करेंगे ना तो बहुत दूर तक लग जाएगी, क्योंकि अभी जो हाल ही में जो आपके यहाँ नेत्री ने ज्वाइन किया है, महिला बाल विकास मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त उन्होंने भी कहा है कि सिंधिया जी बोलेंगे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। तो भैया आत्महत्या करने की बात तो वो भी कह रही हैं कि सिंधिया जी बोलेंगे तो मैं तो कुएं में कूद जाऊंगी। तब वो मनोरोगी नहीं होती हैं, तब हिंसक विचार नहीं होते हैं। देखिए राष्ट्री फिर वकील बन गई आप। नहीं, मैं वकील नहीं बनी। आप बार बार आरोप लगाते हैं। मैंने आपके ही सवाल नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। नहीं, अच्छा ये लीजिए, जजमेंट भी दे दिया आपने, गलत हो गया। तो अब जब चलिए वो जजमेंट नहीं दे रही जी, आप तो मुद्दा कहीं और चला गया है। हम तो बात कर रहे हैं कि विपक्ष लगातार जो आरोप लगा रहा था कि वन मैन आर्मी, ये विस्तार हो जाना चाहिए कल तक कि नहीं, आप स्वागत करते हैं? देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मंत्रिमंडल का विस्तार यदि सामान्य परिस्थितियां होती तो अभी तक हो गया होता, ये आप भी जानते हैं। असामान्य परिस्थितियों में और वैसे भी ये पूर्णतः विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का, और इन परिस्थितियों में वे निर्णय लेंगे ही। ये विशेषाधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर लिख गए थे, वो संविधान तो ये तो सब जानते हैं। इसमें आप बोल रहे हैं विशेषाधिकार उनका है, इसका कोई नहीं। हम तो आपका राय जानना चाहते हैं। देखिए मेरी राय जो है वो पार्टी की राय होती है, और पार्टी का स्पष्ट मानना है, संवैधानिक रूप से भी मैं ठीक बोल रहा हूँ शायद, कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो अपनी कैबिनेट का गठन करेंगे। और कहीं पर भी किसी को भी लगता है कि इसमें कुछ असंवैधानिक है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कितनी बार जा चुके हैं। विस्तार करना संवैधानिक तब होगा जब 35 मंत्री बना देंगे 34 की जगह। 34 मंत्री बनाना उनका अधिकार है। तो फिर हम तो ये बात कर रहे हैं कि इसमें सिंधिया जी के सिर्फ एक मंत्री शरीक हो रहे हैं, बाकी 5 बीजेपी के हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सशंकित हो रहे हैं सिंधिया जी। इसीलिए अमित शाह जी से उन्होंने कल मुलाकात की। सर हो सकता है कि जो आप कह रहे हो वो सत्य ना हो, इसकी भी तो संभावना है ना। भाई आपने मुख्यमंत्री जी से क्या अधिकृत रूप से बातचीत की? क्या उन्होंने कोई अधिकृत रूप से बात नहीं होती पत्रकारिता में। देखिए सूत्रों पे ही हवाले से होता है, कोई अधिकृत केवल पत्रकारिता फिर तो प्रेस हो जाएगा सीधे सीधे सामने, फिर पत्रकारिता चौथा स्तंभ ही नहीं बचता है।
मैं सहमत हूँ त्रिपाठी जी, इसीलिए क्या होता है, जो सूत्रों पर आधारित जो बात हुआ करती है उसमें हमेशा एक संभावना रहती है, ये तो मानेंगे आप। संभावना सत्य की भी रहती है और असत्य की भी रहती है, तो सत्य की भी संभावना है ना इसमें कहीं ना कहीं। तो भाई सत्य आपने कह दिया और मैंने आपको बताया कि हो सकता है असत्य हो, तो उसकी भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए सर, सम्मान दे दीजिए और आगे बढ़िए। तो थोड़ा सा आप भी सम्मान दे दीजिए सत्य की। हम असत्य जब दे दिया पूरा 75%, 25%, आप भी सत्य हो सकता है सत्य हो, सम्मान आप भी दे दीजिए ना सर। देखिए मैं तो आपको सुनता हूँ, आपका मुरीद हूँ, पढ़ता हूँ और ऐसी बात आगे देखता हूँ कि कितना होता है नहीं होता है, क्योंकि देखिए साहब आप लोग हमको मार्ग दिखाते हो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और जब जो वो चीज होती है तो उसको फिर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए कोई उसमें बुराई नहीं है, आपका काम है सर ये सूत्रों के आधार पर आपको बताना ठीक है, लेकिन सूत्रों के आधार पर जो बताया जाता है वो काल्पनिक होता है और काल्पनिक नहीं होता है। कल्पना कभी सत्य भी हो सकती है, कल्पनाशीलता होना आदमी का बहुत जरूरी है हितेश जी। बिल्कुल सही बात है भाई, कल्पना होती है, कल्पनाशील ही आदमी को आगे ले जाती है, जो कल्पनाशील होता है वही आगे बढ़ता है। सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ ना मैं आपकी बात से, मैंने बिल्कुल असहमति नहीं दिखाई, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, उसका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन पूर्ण सत्य हो ऐसी संभावना से इनकार करता हूँ। लेकिन पूर्ण असत्य है इस संभावना से भी तो इनकार कर दीजिए भाई। पूर्ण सत्य का ना होना ये सम्मानजनक है, अब उसको यदि आप कठोर शब्दों में चाहते हो तो मैं कह ही दूंगा कि जब तक हो न जाए तब तक हम उसको सत्य नहीं मान सकते। फिर तो कोई बात करने का कोई मतलब नहीं, हो जाएगा, सब देख लेंगे, 6 मंत्री हो गए, 7 मंत्री हो गए, सब नाम भी देख लेंगे। एग्जैक्टली ये बात सच है कि जब तक मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा नहीं करते हैं, सूचियां नहीं बन जाए, आप भी जानते हैं कि क्या क्या देयर आर लॉट ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, ये एक पुरानी कहावत है, तो स्वाभाविक है कि लेट इट बी, और लेट इट बी अ कॉल ऑफ सीएम, जो उनका अधिकार है वो 20 को करते हैं, 25 को करते हैं, जब भी उनकी जो भी रहती है, किन किन को रखते हैं, उसकी बातचीत हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय से होती है। और ये बात सच है कि सिंधिया जी की भूमिका बहुत अहम रहेगी, इससे भी नकारा नहीं जा सकता इन पूरे निर्णयों में, क्योंकि कम से कम इतनी देर में आपने एक बात तो कही कि सिंधिया जी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, इतने 1 घंटे में एक लाइन आपकी निकली है। भाई वो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स की पंक्ति में खड़े हैं, वो भाई उनका तो कद है ना, उस कद से कौन नकार सकता है, और वो कद के साथ में आए हैं, और उनके आने की वजह से सरकार का रिशफल हुआ है भाई, ये बीजेपी की वजह से थोड़ा ना हुआ है, ये तो हम शुरू से कहते हैं, और हमने तो पहले दिन से कहा है कि बीजेपी करेगी भी नहीं भाई, ये तो वजह से गिरेगी। के समय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि आप हमेशा मुख्य धारा में रहेंगे जी, आपके नड्डा जी ने कहा था ज्वाइन कराते समय सिंधिया जी को कि सिंधिया जी हमेशा मुख्य धारा तो रहेंगे। कोई दो मत नहीं, मैं उसको पुनः दोहराता हूँ कि सिंधिया जी अपने कद के साथ आए हैं, और मध्य प्रदेश की और देश की राजनीति में उनका अपना स्थान है, जिसको राहुल गांधी जी नहीं संभाल पाए, कांग्रेस नहीं संभाल पाई, और यही कारण है कि वो अपने 25 व्यक्त साथियों के साथ और 40 अव्यक्त अभी और भी हैं, वो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है और आगे की योजना है। तो मुझे लगता है कि इसलिए उनकी चूंकि महती भूमिका है, और कांग्रेस अपने वजन से गिरी, हम फिर कहते हैं इस बात को बहुत स्पष्ट। लेकिन वाजपेयी जी थोड़ा सा आप हमारे मित्र हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। वाजपेयी जी आप हमारे मित्र हैं, इससे थोड़ा सा मैं वो भी आपको मतलब सतर्क करना, सलाह देना मेरा एक धर्म बनता है। आपको बता दूं कि अजीत जोगी जी ने आपके विधायक 17 विधायक एक साथ तोड़ दिए थे बीजेपी के, और कांग्रेस से फिर उनको अजीत जोगी ने टिकट दी थी, उसमें मात्र 1 जीते थे। तो कभी कभी जनता इस बात को नकार भी देती है। आपको ध्यान होगा 2001 में उन्होंने आपके 17 विधायक तोड़े थे। सर मैं तो आगे देख के गाड़ी चलाता हूँ और तो चलिए 1 जीते थे 17 में। तरुण चटर्जी से लेके सारे हार गए थे। अटल जी को कमेंट करना पड़ा था एक बार जब विधायक मिलने गए थे कि कितने बचे हो तुम लोग। सर आप बहुत सीनियर हैं मुझसे, और एक जमाने में मैं तो फीएट भी चलाता था, लेकिन अब आपने ऐसा याद दिला दिया तो वो या पहले याद आ गई मेरे को, बहुत दचके लगते थे उसमें। और याद नहीं हुए थे जी, हितेश जी आपका भाई सागर जाते आपको याद भी होगा, मतलब मैं सागर जाता था तो राहतगढ़ में पूरी फीएट खुल जाती थी। तो ये बात सच है कि जो पहले के दौर में और आज के दौर में बहुत अंतर आया है।
तो मुझे लगता है उसी अंतर का परिणाम है कि कांग्रेस को भी आप फिर अंतर चुटकी ले रहे हैं, फिर चुटकी ले रहे हैं पिछले सालों की सड़क को लेकर आप फिर चुटकी ले रहे हैं, ऐसा सर नहीं है। चलिए अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार की ठीक बात हो है, रही है। लेकिन इसी बीच त्रिपाठी जी ये भी खबर मिल रही है कि शिवराज मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो सरगर्मियां तेज हुई हैं, तो उसमें अमित शाह से जिस तरह का आपने सवाल भी किया था यहाँ पे वाजपेयी जी से कि सिंधिया मिले हैं और मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा हुई और जितने भी जो उनके समर्थित जो मंत्री रहे थे सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, उनको एक साथ मंत्री पद दिए जाने की वकालत की जा रही है और वो तेज हो चली है। इस पे हालांकि कोई जवाब नहीं देंगे वाजपेयी जी अब। देखिए जी वाजपेयी साहब बोलिए। मैं केवल जो अधिकृत सूचनाएं हैं, आप मेरी मर्यादा समझिए इस बात को जी, है ना। आई एम नॉट अ फ्रीलांस पर्सन। आप मुझे एक पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं, इसीलिए मुझे लेते हैं, भले के जी मुझे कुछ भी बोले, तो स्वाभाविक है कि मेरी मर्यादा है कि जो पार्टी का अधिकृत वर्जन है मैं उसको ही रखूं। मेरे विचार रखने के कोई स्थान नहीं है उसके लिए, पार्टी अलग से बात हो जाएगी। ठीक, तो मेरा दायित्व है ये, और हाँ। मैं उस मर्यादा की लाइन को नहीं क्रॉस करना चाहूंगा, इससे शायद आप समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। मिश्रा जी, यहाँ पे जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है, वकालत अब पुरजोर तरीके से की जा रही है कि जो पहले से जो मंत्री थे उनको मंत्री बनाया जाए, एक साथ बनाया जाए, यानी कि जो प्रेशर की जो राजनीति है, वो जो प्रेशराइज किया जा रहा है, वो शायद कहीं ना कहीं अब वकालत करके उसको बताने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिएगा, विभीषणों को उनका सम्मान मिलना चाहिए, गद्दारों को उनका सम्मान मिलना चाहिए, और मैं बहस के अंत में डॉक्टर साहब का आभारी हूं कि उन्होंने जैसे पुराने वक्त को याद दिलाते हुए भी डॉक्टर त्रिपाठी साहब से कहा कि सागर जब मैं पहुंचता था तो मेरी पीएच खुल जाती थी, यानी बहस अब सागर पहुंचने के लगभग है, पीएच खुल गई है। उन्होंने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि सिंधिया जी हमारे लिए बहुत बड़े अब नेता हैं, बड़े नेताओं की पंक्ति में आ चुके हैं। मोहन भागवत के बाद अब सिंधिया जी की चलेगी भाजपा में नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने ये स्वीकारा है कि जिसे उन्होंने गद्दार कहा था, जिसे उन्होंने हत्यारा कहा था, वो अब उनके नेता बन चुके हैं। बस पूरी आधे घंटे की बात का ये सारा आ चुका है। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोगों को उनका चरित्र मुबारक, और भगवान ऐसे लोगों को राजनीति में लंबे समय तक जिंदा रखे, मैं यही कह सकता हूँ। त्रिपाठी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी अब तो। आप इस पे क्या रिएक्शन? लेकिन सवाल है कि मिश्रा जी, सांवेर में सिलावट परिवार और सोनकर परिवार एक साथ देखे जाएंगे प्रचार करते हुए कमल का? डॉक्टर साहब देखिएगा, आपके तजुर्बों के मुकाबले हम लोग बहुत बोने हैं। आपने जो भी अजीत जोगी जी का उदाहरण दिया है, वो उदाहरण इस स्तंभ से पूरी भारतीय जनता पार्टी को और उन गद्दारों के लिए काफी है जो अपनी विचारधारा को चंद नोटों के लिए और स्वामी भक्ति के लिए बेच चुके हैं। हमारे चुनाव में मुद्दे होंगे डॉक्टर साहब, तिवारी साहब, आप देखिएगा तो सही, भारतीय जनता पार्टी खुद इन उम्मीदवारों से अपना मुंह न चुराती दिखे चुनाव के दौरान। तो आप कहिएगा, मुझे भी बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का, 71 में मैंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तो आप देखिएगा, इस देश में हमेशा, मैं बहन हमारी एंकर से क्षमा चाहूंगा, इस देश में हमेशा पतिव्रता नारी को ही देवी माना गया है। बताइए, नारी का भी अपमान कर डाला क्लासिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ, बताइए, कायम रहता हूँ, महिलाओं का भी अपमान से शब्दों को नहीं बदलता हूँ। आप बता दीजिए। पति की बात नहीं करी, पत्नी, कांग्रेस का यही तो खेल है कि वो उसका ये जो पुरुषवादी समाज है, उसका ठेका आप क्यों? पुरुष को महान मानते हैं, महिला को स्वयं दर्जे का मानते हैं। बताइए आप। अब देखिए, सोचिए, मतलब आप एक बात को बड़ी गंभीरता से देखिए, उन्होंने जो पुरुष करता है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि पतिव्रता पति का देखिए, सात वचन पुरुष होता, सिंधिया जी को भी जोड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर महिला ले आए, तो उसके खिलाफ भी बोलूंगा। क्यों की जाती है उस पर जवाब दें आप। कांग्रेस खत्म ही इसीलिए हुई है कि सब कुछ बोलते जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब पूरी खत्म हो जाएगी तब भी मैं कांग्रेस में रहूंगा। गणित पढ़ा रहा था तो कांग्रेस के जो मित्र है उनने गणित अलग तरीके से पढ़ लिया, 2 और 2 5 पढ़ लिया, बोलते नहीं होते यही सही है। तो अब स्थिति ये हो गई 44 पे आ गए। जिसने ठीक पढ़ा वो परीक्षाएं पास करता रहा और आज 300 से ऊपर सांसद लेके अंदर बैठे। तो ये कारण होता है। भाई आप कोई जिद ही कर ले, किसी साथ 2 और 2 5 ही होते हैं तो उसका क्या कर लोगे आप, बताओ ना।
फिर उसके बाद आपकी हर बातचीत में आप देखिए कितनी हिंसा साहब। इसको छोड़िए साहब, प्रेम से आगे बढ़िए, डेमोक्रेसी है ये, अपनी बात को रखिए, जनता के विषयों को रखिए। ये हितेश जी उन्होंने 2 और 2 5 पढ़ दिया। हितेश जी अब दूसरी तरफ जा रहे हैं हम सब लोग। 2 और 2 5 पढ़ दिया, लेकिन 9 2 11 आप भी पढ़ लिए हैं। 9 2 11 आपने भी पढ़ा है अच्छे से। कांग्रेस के अभी 20 लोग और पढ़ने वाले हैं 9 2 11। वही तो आपने 9 2 11 कर दिया, उन्होंने 2 और 2 5 किया, वो अलग मुद्दा है। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अकेले शिवराज जी पे पूरा भार पड़ रहा है। हमारे समस्त जी हमें बहुत समय दे दिया, मिश्रा जी ने भी, हितेश जी ने भी। बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी कि आप चर्चा में शामिल हुए। मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो त्रिपाठी जी, क्योंकि उन तमाम सवालों के जवाब तो नहीं मिले जो हम चाह रहे थे, और जानना ये था खास तौर से कि क्या सिंधिया समर्थक जो जितने भी मंत्री थे, क्या उनको बतौर, क्योंकि ये कवायद की जा रही है कि भाई उनको मंत्री बनाया जाए, एक साथ बनाया जाए और अभी बनाया जाए, उसका जवाब बस नहीं मिल पाया। यही है, हालांकि किसी भी अधिकृत प्रवक्ता से कभी भी इस सवाल का उत्तर हम लोगों को मिल भी नहीं सकता है, ना ही वो देंगे। सवाल यहाँ इस बात का है कि अभी ये कहकर कि अभी मिनी मंत्रिमंडल, चूंकि कोरोना का मुद्दा है, कोरोना के मामले में चूंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा 1 मैन आर्मी का, ऐसी स्थिति में वो 6 या 7 मंत्रियों का गठन करके और वो आगे जब तक ये कोरोना से पूरी त्रिपाठी की आवाज लगता है हमारा संपर्क बीच में टूट गया है। दोबारा हम एक बार फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सिंधिया की अमित शाह से मुलाकात हुई है। मंत्री रहे चेहरों को मंत्री बनाने की वकालत यहाँ पर सिंधिया ने की है। आपको ये भी बता दें कि बड़ी खबर बता रहे हैं, तुलसी सिलावट बिसाहू लाल को मंत्रिमंडल में जगह देने की जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, कल तक शिवराज मंत्रिमंडल का आपको ये भी जानकारी दे दें कि मिनी कैबिनेट का गठन होगा, हो सकता है, और कई चेहरों को जगह मिलेगी। जो मिनी कैबिनेट का जिक्र लगातार हो रहा है उसमें ये है कि नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, रामपाल, और ये वो नाम है गोपाल भार्गव जो बीजेपी से रहेंगे, और जो कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें जो सबसे पहले जो नाम है वो सिलावट का चल रहा है। और हमारे साथ एक बार फिर से त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, मंत्रिमंडल गठन की जो अटकलें हैं, जो लंबे वक्त से जो कवायद की जा रही थी, लग रहा है कि कल हो जाएगा। इस मिनी कैबिनेट को किस रूप में आप देख रहे हैं और इसके कितने आने वाले वक्त में हम इसको जो फायदे हैं वो हम किस तरह से देख सकते हैं? फिर देखिए, निश्चित तौर पे कल नहीं तो परसों गठन हो ही जाएगा, मुझे जो लग रहा है। और सवाल इस बात का है कि आने वाले समय में जैसा कि विपक्ष ने जी तो त्रिपाठी जी बता रहे थे कि आज कल नहीं तो परसों तक ये मिनी कैबिनेट का गठन हो ही जाएगा, क्योंकि वक्त की मांग भी है। और आपको ये भी बता दें कि शिवराज के 6 मंत्री बतौर मंत्री पद की शपथ लेंगे। नरोत्तम मिश्रा, रामपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, बिसाहू लाल, ये वो नाम है जो कल या परसों शपथ लेंगे। और इसी बीच ये भी जो जानकारी है कि सिंधिया की अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। उनका कहना है कि भाई मंत्री रहे चेहरों को मंत्री बनाने की वकालत सिंधिया के द्वारा की गई है, क्योंकि उपचुनाव होना है और उपचुनाव जब होंगे तो जब ये लोग मंत्री रहेंगे तो ये अपने क्षेत्र में ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, एक बेटर मैसेज कन्वे कर सकेंगे कि भाई देखिए आपकी जिस क्षेत्र से इनको आप लोगों ने चुन के भेजा है ये उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भले दल बदल गया है, भले पार्टी बदल गई है, लेकिन जो कार्य प्रणाली है वो नहीं बदली है। क्षेत्र का विकास, तमाम चीजें, ताकि
बाई इलेक्शन में जीत के दोबारा से आया जा सके। तो जिन लोगों को आश्वासन दिया, जिन लोगों से बातचीत की गई, वो तमाम लोग जो अपने अपने गृह क्षेत्र में, गृहनगर में हैं, वहां से सब ऑलमोस्ट निकल गए हैं और कुछ तो भोपाल पहुंच भी गए हैं। तो मंत्रिमंडल गठन पर लगातार कवायदें की जा रही हैं। ये एक, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि वन मैन आर्मी के तौर पर शिवराज सिंह चौहान सरकार चला रहे हैं। और एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है एसपी त्रिपाठी जी ने, चैनल हेड हैं। त्रिपाठी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए रस, निश्चित तौर पे जिस तरह से पहले कांग्रेस ने कहा था कि अभी ठीक है, हमारे विधायकों को तोड़ के सरकार फिर से उपचुनाव लड़क सरकार बना लेंगे, लेकिन आने वाले समय में सामंजस्य बिठाना शिवराज जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और वो दिख रहा है। क्योंकि अभी जो 6 मंत्रियों को बनाना है, क्योंकि शिवराज जी के अपने पुराने विश्वासी जो मंत्री हैं उनके साथ इस कोरोना की लड़ाई से लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके बहुत ही निकटस्थ भूपेंद्र सिंह, बहुत ही निकटस्थ रामपाल सिंह ये हैं, नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव रहे हैं, तो इनका शरीक होना तय ही है। एकमात्र तुलसी सिलावट जी का नाम आ रहा है, वो इसलिए कि चूंकि हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, वो इस समय कोरोना से लड़ने में स्वास्थ्य मंत्री की बहुत जरूरत है, हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत है। 15 महीने का उनका जो पिछली सरकार का अनुभव रहा है, इन सब कारणों को देखते हुए तुलसी सिलावट को जगह ले सकते हैं। वही बात है कि जो कल अमित शाह जी की, जो सूत्रों के अनुसार अमित शाह जी की और सिंधिया जी की जो ऐसे समय में मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मायने सीधे सीधे पर हितेश जी भी कह सकते हैं कि अधिकृत तौर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर अधिकृत तौर पे अगर पत्रकारिता चलने लगेगी, चैनल चलने लगेंगे, तो हमें लगता है कि चैनल में कोई खबर ही नहीं होगी, सिर्फ एक अधिकृत बात ही रह जाएगी। तो जो मुझे लग रहा है कि शाह जी और सिंधिया जी की जो बात हुई है, जो संभावना यही है कि उनके 5 अगर इनके शरीक हो रहे हैं तो सिंधिया जी का 1 जैसा कि 9 शरीक होना था, तो उसमें कम से कम 2 या 3 शरीक हो या एक साथ सारे लोगों को शरीक किया जाए, जिससे आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं 24, उसमें पूरी तरह से बीजेपी को फायदा मिल सके। ठीक है, बीजेपी को फायदा पूरी तरह से मिल सके, इसलिए ये कवायद की जाएगी त्रिपाठी जी कि उनके 9 लोगों को ही मंत्री बनाया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? इतना जो पहले से जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे वक्त से जो दिग्गज नेता हैं, जो पहले ही मंत्री रह चुके हैं, जो अच्छे खासे पोर्टफोलियो देख चुके हैं, तो क्या नहीं लगता है कि इस तरह से कोई कॉन्ट्राडिक्ट की स्थिति देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आने वाले समय में ये चुनौती शिवराज जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी निश्चित तौर पे रस, क्योंकि अभी इसके पहले जो 34 मंत्री थे उन 34 मंत्रियों में से उन्होंने अपनी पसंद से भी बनाए थे सारे मंत्री। अब अगर इसमें जैसा कि 6 इनके पुराने मंत्री रहे, इनको तो शरीक होना तय है। साथ में हरदीप सिंह डंग जो मीनाक्षी नटराजन के नेक्सस थे वो भी चले गए, बिसाहूलाल सिंह और एदल सिंह कसाना दिग्विजय सिंह के निकटस्थ थे, ये चले गए। ये इसीलिए गए, बिसाहूलाल सिंह, एदल सिंह वरिष्ठता के आधार पर इनको मंत्री कमलनाथ सरकार ने नहीं बनाया था, तो इस कारण। दूसरी तरफ हरदीप सिंह डंग इस बात को लेकर के ये एकमात्र अल्पसंख्यक यानी सरदार विधायक दूसरी बार जीता है। दूसरी बार तरुण भानोद जीते थे, दूसरी बार सुखदेव पालसे जीते थे, दूसरी बार बाकी और लोग जीते थे, प्रियव्रत सिंह जीते थे। इनको तो मंत्री बना दिया गया, लेकिन हरदीप सिंह डंग को क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उनका ऊपर हाई कमान, ऊपर दिल्ली में कोई माई बाप नहीं था। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में ये चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। 22 लोगों का एक साथ बागी होके पहुंचना, ये अपने आप में पहली बार शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके पहले जरूर हुआ था कि 35 विधायकों के साथ राजमाता सिंधिया एक साथ गोविंद मिश्र की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था, तो लेकिन उस समय दल बदल विधेयक नहीं लगा था। उस समय राजा महाराजाओं का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनके नाम से जीत जाते थे। लेकिन अब उतना प्रभाव सिंधिया जी का हो सकता है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं है कि उनके नाम से चुनौती दे दें और जीत जाए। पार्टी का भी अपना एक बहुत महत्व होता है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि अजीत जोगी जी ने 2001 में भारतीय जनता पार्टी के 35 में से 17 विधायक तोड़ दिए थे। तरुण चटर्जी जैसे जो निर्दलीय जीतने का दम रखते थे रायपुर ग्रामीण से, वो सब चुनाव हार गए थे। उन 17 को टिकट दी थी और उसमें से 16 हार गए थे। तो ये कभी कभी जनता का मूड क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल आज जो लग रहा है कल तक मंत्रिमंडल का गठन होगा।
मिनी कैबिनेट होगा, क्योंकि कैबिनेट में नीतिगत निर्णय भी बहुत सारे लिए जाने हैं। इस समय बहुत सारे खरीदारी हो सकती है, कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे दूसरी तरह के निर्णय हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में 6 से 7 मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा सकती है बहुत ही शादी समारोह में। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो शिवराज मंत्रिमंडल यानी कि मिनी कैबिनेट का गठन कल नहीं तो परसों तक हो ही जाएगा। तुलसी सिलावट और बिसाहू लाल भी बतौर मंत्री पद की शपथ लेंगे। कल तक ये मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। 6 मंत्री बतौर मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव और रामपाल ये वो चेहरे हैं, नरोत्तम मिश्रा, जो बतौर मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। क्योंकि कई दिक्कतों का सामना अकेले शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री होते हुए उनको करना पड़ रहा है और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो बिना कैबिनेट के गठन के नहीं लिए जा सकते। इसलिए इस मंत्रिमंडल का गठन होना बेहद जरूरी भी माना जा रहा है और वक्त की मांग भी यही बताई जाती है। चलिए रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।